कराची में बसे भाई का अंडरवर्ल्ड का बिजनेस चलाने वाली हसीना पारकर पर आखिरकार केस दायर हुआ। पर लगता है कि गायब होना तो इनके परिवार का हुनर है। जिस तरह 80 के दशक में हसीना के भाई जो गिरफ्तारी की डर से हिंदुस्तान से गायब हो गए थे, ठीक उसी तरह हसीना भी कोर्ट का ऑर्डर निकलते ही 2 हफ्तों से गायब है। आज जब सेशंस कोर्ट में उनकी हाजिरी है तो पुलिस को इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ है। पर अफवाहें हैं कि वो शायद कराची में है, दुबई में या फिर लंदन में। अब इसे उनकी ताकत समझे या कानून व्यवस्था की कमजोरी। बिल्कुल फिक्र मत करो, इट्स योर डे। हाँ, पर वो अभी तक कोर्ट में ही नहीं आई। हसीना आ गई है मैम। हेलो रोशनी। लिसन, आई कॉल यू बैक। हाँ, मैम इनमें से हसीना कौन है? असली हसीना कोर्ट के सामने यहाँ आकर अपनी पहचान बताएंगी। हसीना जी, बिजनेस चलाने का तजुर्बा आने के लिए भी थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। आप कैसे इतना बड़ा बिजनेस चला लेती हैं? कमाल है। आपका सवाल होना चाहिए, आप कैसे चला सकती हैं, क्योंकि मैं नहीं चला सकती। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, भाई का बिजनेस बहुत बड़ा है मेरे लिए। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? 7वीं जमात। फिर छोड़ क्यों दिया? मेरी किताबों से बनती नहीं थी। तो आपके माँ बाप ने कुछ नहीं कहा? 12 भाई बहन थे हम। इतने स्कूल में भर्ती हुए वही याद नहीं रहता होगा। एक के स्कूल छोड़ने से क्या पता लगता। तो यानी कि आपके पिताजी की कम तनख्वाह आपकी पढ़ाई छोड़ने की वजह नहीं थी? अगर पहले नहीं छोड़ती तो आगे जाके शायद वही वजह बन जाती। एग्जैक्टली। क्योंकि 12 बच्चे थे और जब इतने पेट भरने हो तो एक मामूली आदमी खर्चा चलाने के लिए साइड इनकम तो ढूंढ लेता है। ये थम रे, थम। क्या ये? पुलिस सूत्रों के मुताबिक आपके पिताजी हेड कांस्टेबल इब्राहिम कासकर को स्मगलिंग के जुर्म में सस्पेंड किया गया था। आप और मैं दोनों शायद अलग इब्राहिम कासकर को जानते हैं। मैं जिस इब्राहिम कासकर को जानती हूँ, उनका पट्टा मुजरिम में फर्क नहीं करता था, चाहे उनके सामने उनका बेटा ही क्यों ना हो। डिपार्टमेंट में तेरे बाप की ईमानदारी की कसमें खाते सब, और तू उसी की जेल में जमा होकर आया है। ये खबरदार का बेटा हो के तू
सिगरेट और गाड़ी की तस्करी करता है। ये कर तस्करी, कर तस्करी, कर तस्करी, कर। अमीना, आज रात को इसे खाना मत देना। इस कमीने का पेट जरूरत से ज्यादा भर गया है। पहले अपने हिस्से का खा ले। मैंने खा लिया। आपने बोला नहीं है तस्करी की है। क्यों? क्या अब वक्त गलत बताती है? सही वक्त कैसे मिलाओ? किसी के पास घड़ी है ही नहीं यहाँ पर। नहीं चाहिए तो दे दे मुझे। हाँ? दे दे। मैंने ये तो नहीं कहा ना। अब्बा को पता चल गया ना तो अगली बार खाना मैं तेरे लिए ले आऊंगा। तू खुश रह। सही गलत सोचना मुझ पर छोड़, ठीक है? खाला, आपकी इनकी मंगनी तय हो गई। अब्बा, वालेकुम अस्सलाम। जल्दी पानी लेके आ। जी हमने बस लाई। अब्बू पानी। क्या हुआ? अभी तक तो एक था, अब तो साबिर भी गया हाथ से। क्या किया दोनों ने? दिन दहाड़े बैंक का पैसा लूटा उसने। अरे तब से दोनों गायब हैं। डिपार्टमेंट में मुझसे मुजरिमों की तरह सवाल पूछ रहे थे। आप फिक्र मत करें, सब ठीक। इतना इंतजार नहीं कर सकता मैं, छोड़ूंगा नहीं। जहां कहीं भी छुपे होंगे मैं ढूंढ के निकालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अब सबको राख देने का। जो साले तेरे इधर पैदा होने से ये ले, ये कमीने कहीं के चोरी करता समझ। ये ले, इस बस्ती में सब लोग मुझे इज्जत की नजर से देखते हैं और तुम साले चोरी करते हो। तुम दोनों की वजह से कमीनों आज मैं किसी से नजरें मिलाने लायक नहीं हूँ। ये साले, ये साले, ये ले, तेरी तो हद में रह, हद में रह। और दुपट्टा सर पर रख वरना कील से ठोक दूंगा। अंदर जा। चल पुलिस स्टेशन, चल 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 चल। बंद कर दिए सर दोनों को हवालात के अंदर। और सर बिल्कुल भी लिहाज मत कीजिएगा, इतना मारिए कि दोबारा ऐसी हरकत करने की सोच भी ना सके। कहानी अच्छी सुनाती हैं आप। कहानी तो आप सुना रही है मैडम। आप यही साबित करना चाहती है ना कि हसीना जी अपने भाई के सो कॉल्ड अंडरवर्ल्ड बिजनेस को चलाती हैं। मुद्दे से भटकिए मत। मुद्दे पर ही आ रही हो केसवानी साहब। चलिए आपकी कहानी को मान भी लेते हैं।
तो आपके मुताबिक जितना आपके पिताजी आपके भाई को मारते गए उनका इरादा और मजबूत होता गया। दोनों के ख्याल नहीं मिलते थे, उसका मतलब ये नहीं कि भाई अब्बा की इज्जत नहीं करते थे। अच्छा, तो अपनी बात उनके आगे साबित करने के लिए स्मगलिंग तक तो ठीक था, गैंगस्टर बनकर क्या प्रूफ करना चाहते थे आपके भाई? उन्हें कोई शौक नहीं था। ओह अच्छा अच्छा, मतलब कि सिस्टम, समाज, मजबूरी, हालात, राइट? इतना कमजोर होता मेरा भाई तो आप आज उसके नाम पे इतनी बहस नहीं कर रही होती। तमंचा दिखाकर तो अकेला डाकू भी पूरी की पूरी बारात लूट के ले जाता है हसीना जी। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहादुर है। यही तो फर्क है। भाई ने वार करने के लिए नहीं, वार से बचने के लिए हथियार उठाया था, और ये रास्ता दिखाया भी तो इन्हीं लोगों ने। कहना क्या चाहती हैं आप? भाई अबू बहुत परेशान रहते हैं। मैं अगले 6 महीने तक ये नहीं सोचना चाहता कि शाम का खाना पकेगा या नहीं। इसमें गलत क्या है? पता है, लेकिन उन्हें पुलिस स्टेशन में शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। और हम उस छोटे से घर में बड़े फक्र से रह रहे हैं ना। मुझमें सिर्फ एक आदमी की शर्म का बोझ उठाने की हिम्मत है, फिलहाल मेरी। पठान भाई, इतना बड़ा आदमी मोहम्मद अली रोड के बाजार में क्या कर रहा है? बम्बई खरीदने निकला होगा। बड़े लोग, बड़ी सोच। लेकिन भाई, इसका भाई साबिर नजर नहीं आ रहा है। देख नहीं रहे हो, बहन को लेके निकला है। नहीं भाई, ताकि बम्बई खरीदते वक्त डिस्काउंट अच्छा मिलेगा यार। पकड़ इसे, पकड़। अम्मी से कहना देर होगी। मैं भी साथ चलूंगी। बेटा, हम रानी बाग नहीं जा रहे हैं, तू घर जा। मैं छोटी हूँ, अकेले कैसे जाऊंगी? भाई के साथ जाऊंगी। चल नीचे उधर। अपनी उम्र से ज्यादा तो पंगे ले रहा तू। ए, तुझसे बात कर रहा हूं। शुरू उसने किया था तो तू खत्म करेगा? शौक नहीं है, पर अगर चुप बैठा तो खुद खत्म हो जाऊंगा। टुकड़ों में नहीं, करना हो तो एक बार में साफ कर। इन पठानों ने हमारी भी काम। तू इन्हें नहीं चला, तेरा ऊपर आना हम नहीं रोकेंगे, ये वादा है। क्या बोलता है? सोच कर बताता हूं। ये कहानी किसी न्यूज चैनल के लिए बचा के रखिएगा, उन्हें पूरे हफ्ते का मसाला मिल जाएगा। जहां तक मैं जानती हूं, आपके भाई ने आज तक किसी को मारा नहीं, मरवाया है। अब उन्हें डरपोक कहूं या शातिर तय नहीं कर पा रही। यही तो बात है। आपने मेरे भाई के बारे में पढ़ा है, मैंने मेरे भाई को पढ़ा है। खालिद नहीं,
इतनी रात को? वो भाई नीचे मिलने आए हैं। भाई आप इतनी रात गए यहाँ? बस एक बार तुझसे मिलना चाहता था। सब खैरियत? मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ। कितने दिनों के लिए? काश बता पाता, पर मुझे भी नहीं पता। अब पर ऐसा क्या हो गया? समत के खून के बाद पुलिस पर जुनून सवार है। वो मुझे यहाँ खुला रहने नहीं देंगे। मगर एयरपोर्ट यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ। वहाँ नए पासपोर्ट का इंतजाम हो गया है। वहाँ से दुबई। भाई, पहले साबिर भाई, अब आप। मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ पुतली, तुझे थोड़ी। तेरा भाई तुझसे इतनी भी दूर नहीं जा रहा कि तेरे करीब ना रह सके। खालिद मेरी परछाई बनकर हमेशा तेरे साथ रहेगा। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। मैंने कहा ना, मुझे याद नहीं। आपकी जिंदगी का इतना अहम दिन और आप कह रही हैं आपको याद नहीं? वो दिन ना कोई त्योहार था ना नया साल। कैसे याद रहेगा भाई से कब मिली थी? अदालत को तो तारीख चाहिए। कब का मतलब वाकया भी होता है। आप इस बात का जवाब चाहती हैं कि उन्होंने आखिरी मुलाकात में मुझे अपना कारोबार सौंपा था या नहीं? उसका जवाब ना है। तो फिर किसी को अंडरवर्ल्ड का उसूल तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? आपके अंडरवर्ल्ड में एक बिन लिखा करार होता योर है ऑनर, कि अगर खानदान का उस दुनिया से कोई लेना देना नहीं तो उसे हाथ नहीं लगाते। दानिश, दानिश, बच्चों को लेके अंदर जाओ, अंदर जाओ। अंदर दरवाजा बंद करो। लाले, लाले, क्या हुआ? बच्चे का लाले, गोली लगी है। बच्चे अंदर है। मुझे कुछ नहीं हुआ। लाले चलो, अस्पताल चलो। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं हूं।
क्या हुआ अम्मी? अम्मी आप रो क्यों रहे हो? अम्मी अबू कहाँ है? वादा कर कि तू तेरी मम्मी को नहीं छोड़ेगा। वादा कर तू तेरी अम्मी के पहले नहीं जाएगा। हेलो। हेलो। कैसी है बेटा? बस ठीक। अभी फजर की नमाज पढ़कर उठी। फिक्र मत कर, दुआ कर। रोज दुआ ही तो करती हूँ भाई, सब ठीक हो जाए बस। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लोगे तुम? जो चाहिए था वो मिल गया। देर रात 3:30 बजे जेजे हॉस्पिटल में 2 लोगों ने घुसकर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। उनका मकसद अरुण गवली के शार्प शूटर से बदला लेना था। ये वही शूटर्स थे जिन्होंने दाऊद इब्राहिम की बहन के पति इब्राहिम पारकर की हत्या की थी। पर दुख की बात यह है कि अंडरवर्ल्ड की इस आपसी रंजिश में कई मासूम जिंदगियां चली गई, जिनमें 2 कांस्टेबल्स, 3 अस्पताल कर्मचारी। हेलो। दुआ कबूल हो गई बेटा। भाई क्या आपने वो ठान लिया था, इद्दत से पहले बदला पूरा होगा। फिक्र मत कर, तेरा भाई है। अल्लाह हाफिज। आपके मुताबिक आपके भाई से दुश्मनी निकालने के लिए आपके पति को मारा गया, करेक्ट? उस वक्त ये वो छोटी बहन नहीं थी जो तस्करी की घड़ी से खुश हो जाती थी। ये वो हसीना थी जो अपने भाई की ताकत को अच्छी तरह से जानती थी। और आप कह रही हैं कि आपके भाई ने इतना बड़ा कदम आपको बताए बिना उठा लिया। You are accusing my client for abetment of murder. क्योंकि ये बात मैं नहीं मान सकती कि जे शूट आउट इनकी जानकारी के बिना या इनकी नॉलेज के बिना हुआ। योर ऑनर, आप तो ऐसे आर्ग्यू कर रही हैं जैसे आपका कोई पर्सनल एजेंडा है। एक आदमी अपने पर्सनल एजेंडा के लिए दिन दहाड़े एक अस्पताल में जाके शूट आउट करके 4 लोगों को मार देता और आप मुझसे पूछ रहे केसवानी साहब? आप कहाँ की बात को कहाँ लिंक कर रही हैं? क्यों, क्या आप नहीं जानते? मैंने नहीं कहा। क्योंकि अगर कहा होता तो कबूल करने में ना झिझक होती ना अफसोस। और अगर आपका कोई भाई है तो पूछे उनसे
कि आप मेरी जगह होती तो वो क्या करता? जवाब मिल जाएगा। तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपके भाई ने ये जो इतना बड़ा जे शूटआउट कराया है? बेसलेस आर्गुमेंट कर रही है ये। रोशनी जी, आप जो कह रही हैं उसे साबित करने के लिए आपके पास कोई ठोस सबूत है? इतनी बड़ी बात खुलेआम कबूल कर सकती हैं, तो ये बात क्यों नहीं मानती कि आप अपने भाई का बिजनेस यहाँ मुंबई में ऑपरेट करती हैं? मुझे कारोबार सौंपने की एक वजह बताई है। भरोसा। योर ऑनर, मुंबई में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी और रिश्तेदार सिर्फ एक। जिसे 2000 रुपए के बिजली का बिल समझ नहीं आता, उसे 2000 करोड़ रुपए का कारोबार समझ आएगा? रसोई और बच्चों के बाहर भी कोई दुनिया है, ये पता ही नहीं था। चलो आ जाओ। रोज एक नई चीज सीखने से डर लगने लगा था, पर घर तो जलाना ही था। सोचा मेरे शौहर की होटल फिर से शुरू कर दूं, पर खाने का कारोबार चलाना खाना पकाने जितना आसान होता तो बात ही क्या थी। राज्य सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए केंद्र सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की, पर सरकार किसी नतीजे तक पहुंचती तब तक काफी देर हो चुकी थी। 4:30 बज गए और देखते ही देखते 450 साल पुरानी इमारत आंखों के आगे ढह गई। देश के कई हिस्सों में दहशत का माहौल फैला हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि वे शांति बनाए रखें। आज के मुख्य समाचार यही समाप्त हुए। हेलो। थक गई हूँ भाई। बेटा सब खैरियत तो है? घर पे कदम रखने से डर लगता है, रात को सोने में डर लगता है। पुलिस कभी भी पूछताछ के लिए बुलाती है, जो नहीं जानती वही सवाल बार बार। क्या बोलूं उन्हें? तो अपने भाई को जानती है? पुलिस वालों को तो बोल दो, बच्चों के सवालों का क्या जवाब दूं? दानिश पूछता है आतंकवादी क्या होता है, मामू रोज टीवी पर क्यों दिखते हैं? क्या बोलूं उसे? अल्लाह इम्तिहान उन्हीं का लेता है जिन पर उसे जीत का भरोसा हो। और मैं भी अपनी बहन को जानता हूँ, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। तो हौसला रख और अपने मालिक और अपने भाई पर भरोसा रख। भाई आपने किया या नहीं? भाई आपको मेरा वास्ता, जो मैंने पुलिस से कहा वो सच था ना? भाई भाई देखिए, अगर आप कुछ जानती हैं तो छिपाइए मत। हमारे फोन टैप किए हुए हैं, इसलिए मैं आपसे तो ज्यादा नहीं जान सकती। ना ना, आपके ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा। आप उसकी बहन हैं मतलब तो... देश में जो बुरा हो उसके लिए आप मेरे ही भाई को जिम्मेदार ठहराएंगे? कल को आपके घर में किसी की दिल के दौरे से मौत हो जाए, उसमें भी कहेंगे कि मेरे भाई का हाथ है और मुझे पूछताछ के लिए बुलाएंगे। अब क्या करें? आपके सारे भाई बहन तो देश छोड़कर चले गए, सिर्फ आप बॉम्बे में हैं इसलिए आपको बुला रहे हैं। मतलब अपने ही शहर में रहकर गलती हो गई? आप भी तो जा सकती थी। आपके भाई को तो भनक लग गई होगी कि उसका नाम खींचा गया। क्योंकि मेरे शौहर ही नहीं चाहेंगे। उनके बाद मुझ पर उनके घर वालों की जिम्मेदारी है। एक हफ्ते से उनको वक्त पर खाना मिलता है या नहीं, मेरे बच्चे सही सलामत स्कूल पहुंचते हैं या नहीं, कुछ नहीं पता। क्योंकि मेरी गलती ना होने के बावजूद मैं यहाँ के चक्कर काट रही हूँ। चुप! आवाज नीचे। प्यार से बात कर रहा हूं तो ये मत समझना कि बहुत इज्जत करता हूं तुम्हारी। एक हफ्ता क्या, 1 महीना आना पड़ेगा अगर बुलाओ तो। ब्लास्ट का इल्जाम है तुम्हारे भाई पर, कोई देशभक्ति के काम का नहीं। बच्चों ने खाना खाया कि नहीं? अरे कई माँ बापों को उनके बच्चों की लाशें तक नहीं मिली है और यहां बैठकर आकर दिखा रही हो। पर मेरी क्या गलती है? यही कि तुम उसकी बहन हो और ये तुम्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। जितनी जल्दी ये बात समझ लो, तकलीफ उतनी कम होगी।
भाई आतंकवादी है। भाई खूनी है, अपने भाई से मिली हुई है। की बहन आतंकवादी की होती है। गद्दार कहीं के। मेरा भाई आतंकवादी है। आप समझ गए कि आपके भाई की वजह से वो लोग आपको परेशान करेंगे, तो तब आपने तय कर लिया कि वो लोग आपको जितना नीचे गिराते जाएंगे आप उतना ही ऊपर उठती जाएंगी, और आपने वही किया जो आपके लिए सबसे आसान है। लफड़े का काम लगता है। मैंने समझाया, आप इन सब में नहीं पड़ती। बैठाओ, आ रही हूँ। मैं इज्जत से केबल का धंधा करना चाहता हूँ, पर मेरे को वो अपने एरिया में पैर रखने नहीं दे रहा है। जब देखो ताव में आ जाता है। प्यार से समझाता हूँ तो भाई लोगों की धमकी देता है, इसलिए हार करके आपके पास आया हूँ। उसको बोलो इतवार का नाश्ता मेरे घर पे। मुंबई के नंबर 8, 3 और 10 इन जगह पर मेरी ही लाइन जाती थी। अब बीच में ये आ गया चोच मारने को। खाने के टाइम पे झगड़ा नहीं। तो क्या करूं? मेरे धंधे की तो उन एरिया पे तुम्हारा नाम थोड़ी ही लिखा है। तू शाना मत बन, समझाओ क्या तेरे को? अपने इस घर की दीवारों को सिर्फ मेरी ऊंची आवाज की आदत है। मोहम्मद अली रोड से तारदेव का एरिया तुम्हारा, बाकी में तुम खेल लेना। मेरी इज्जत और मेरा धंधा मेरी जबान से ज्यादा है। तुम्हारे धंधे पे कोई आंच नहीं आएगी। पर मैडम, अब इससे ज्यादा समझाने के लिए ना मेरे पास सब्र है ना लफ्ज। मोहम्मद अली रोड का लफड़ा समझाने के लिए दुबई से कॉल आएगा, तुम्हें चलेगा? अब तुमने मेरा नमक खा लिया। पैसे की बात खालिद से कर लेना। ऐसी कितनी सुलह कराते कराते कुछ ही सालों में जयराज लेन की चौल से सीधे गॉर्डन हॉल के प्लश फ्लैट में पहुंच गई हसीना पारकर, जहां बकायदा दरबार लगता था इनके घर। पति पत्नी के झगड़ों से लेकर बिजनेस राइवलरी तक ऐसा एक भी डिस्प्यूट नहीं जो इन्होंने सॉल्व ना किया। अचानक से 7वीं जमात पास हसीना पारकर मुंबई की सबसे महंगी और भरोसेमंद आर्बिट्रेटर हो गई, और आप बन गई हसीना से हसीना आपा, नागपाड़ा की बड़ी बहन। मुंबई में भाई तो बहुत बने, पर आपा सिर्फ एक है ना। लोगों ने इज्जत बख्शी, मैंने कबूल की। और आपके भाई ने यही मौका देखा अपना मुंबई का सारा बिजनेस आपको सौंपने के लिए। हेलो बेटा, आज तक तू इन सब कामों से दूर रही है, मत कर। क्या किसी भी चीज की कमी होने दी है मैंने तुझे? बिना मांगे बहुत कुछ मिला है भाई, कुछ चीजें जो सोची भी नहीं थी। मैं जानता हूं कि मेरी वजह से मैं आपको किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा रही, पर हम दोनों इनकार नहीं कर सकते कि मेरी जिंदगी के हर कदम पे आपके पैरों के निशान हैं। जैसे आप चाहकर भी उन्हें मिटा नहीं सकते, वैसे मैं भी चाहकर अपने पैर पीछे हटा नहीं सकती।
पर क्या हासिल होगा ये सब करके? मैंने आपसे एक सवाल किया था जिसका जवाब आपके पास नहीं था। मुझे अफसोस है आपके इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। अल्लाह हाफिज। हसीना जी, क्या आपने कभी ये सोचा कि दानिश का एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्या आपको कभी भी लगा कि वो एक्सीडेंट सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था? गाड़ी पहुंच रही है। आपने सिर्फ अपने भाई का बिजनेस ही नहीं, उसके दुश्मन तक हासिल कर ली। आपके पति और बेटे की मौत इसी वजह से हुई थी, इस बात से इनकार नहीं कर सकती आप। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर। पर आपने और आपके भाई ने दानिश के लिए मिसाल ही क्या छोड़ी थी? ऑप्शन ही क्या था उसके पास? आप अगर चाहते तो आपका बेटा। मिसेस रोशनी, सुबह से आप एक के बाद एक कहानी सुनाई जा रही हैं। आई एम स्टेटिंग फैक्ट्स, कहानी तो ये सुना रही है, योर ऑनर। आर्टिकल्स और रूमर्स के बेसिस पे एलिगेशन लगा रही हैं आप। सबका वक्त बर्बाद कर रही हैं। जस्ट बिकॉज कोई सामने नहीं आता इसका मतलब ये नहीं कि बेगुनाह है। लॉयर और न्यूज रिपोर्टर। रूमर्स भी तभी बनती है जब उनमें कोई सच्चाई होती है। मैडम, हम लोग यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ किसी औरत की डिग्निटी का सवाल है। किस डिग्निटी की बात कर रहे हैं? अगर ये इतनी क्लीन है तो बुर्के में मुंह छुपाकर सबको गुमराह कर कोर्ट में क्यों आई? Now even that is a crime? Wow! इन्हें अपने भाई के दुश्मनों का या जिनको इन्होंने एक्सटॉर्ट किया है उनका डर था, इसीलिए ऐसे मुंह छुपाकर कोर्ट में आई है। No sir, I'm just trying to establish that she's trying to prove herself as a victim, sir. I object, Your Honor. Enough, both of you. मिसेस साटम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं सच में आपकी हिम्मत की कदर करता हूं। केसवानी साहब, मानना पड़ेगा, she has given a tough fight. बट मिसेस साटम, ये सिर्फ डिबेट थी, केस नहीं। मैंने आपकी सारी बातें सुनी,
आपकी सारी आर्गुमेंट्स कंसिडर की, पर आपके पास कोई प्रूफ, कोई एविडेंस नहीं है। बट योर ऑनर, बस डिफेंस को कुछ कहना है? नो योर ऑनर। मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ, आपको इजाजत है। किसी के घर जब दस्तक होती है तो खुशी से दिल बेचैन होता है कि शायद बेटे की पास होने की खबर आई हो या कोई चहीता मेहमान आया हो। मेरे घर दस्तक होती है तो डर लगता है कि किसी अपने की मारे जाने की खबर आई होगी या कोई पुलिस वाला आया होगा। इसलिए नहीं कि मैं हसीना हूं, बल्कि इसलिए कि मैं अपने भाई की बहन हूं। मैंने जिंदगी में कई चीजें गलत चुनी हो सकती है, पर रिश्तेदार तो मैंने नहीं चुने। कोई उन्हें चुनने का हक देता है? मेरे भाई ने जुर्म किए हैं, ये दुनिया जानती है। मेरे बड़े भाई और शौहर की मौत इसी वजह से हुई। इसका एहसास होने के लिए मुझे किसी अदालत में जाने की जरूरत नहीं। जितने सरों ने मेरे हाथ पे सजदे किए हैं, उससे ज्यादा उंगलियां उठी हैं कि ये देशद्रोही की बहन है। और मेरी इस हकीकत को बदलने का मुकदमा ना आप लड़ सकती है, ना आप इसका फैसला सुना सकते हैं। अगर इस हकीकत को जीना गुनाह है तो मैं कबूल करती हूं कि मैं ये गुनाह हर रोज करती हूं। आपकी बात सुनकर मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूं कि आप हालात की शिकार हैं या दुनिया की सबसे होशियार औरत। आपका भाई आपके लिए ढाल है या आपकी मुश्किलों की वजह, पता नहीं, पर मेरा फैसला मेरी राय के बलबूते पर नहीं होता। ये एफआईआर इंपॉर्टेंट एविडेंस है, इसे पीआईएल के लिए सबमिट कर देना एंड जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट। ओके, दैट्स इट। देखते हैं क्या होता है। द रेस्ट विल सी इन द हाई कोर्ट। मैं पेपर भी फाइल कर दूंगी बाद में। हरा रंग सब पे नहीं जचता, आप पे अच्छा लगता है। शुक्रिया। आपकी माँ ने चुनी है साड़ी। आपको कैसे पता? सिर्फ माँ ही दुनिया से हटके सोचती है ना। जी, वो कोलकाता से लाई थी मेरे जन्मदिन पर, तो चलिए, अजीब हालात में से ही, पर आपसे मिलकर अच्छा लगा। केस तो अभी शुरू हुआ है हसीना जी, फिर मिलेंगे ऐसे ही अदालत में। मुंबई सेशंस कोर्ट ने एक्सटॉर्शन के मामले में हसीना पारकर की एंटीसिपेटरी बेल मंजूर कर ली है। सूत्रों की माने तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उन्हें रिहा किया गया है। प्रोसिक्यूशन हाई कोर्ट में अपील करेगा या नहीं, या फिर हसीना भी उनकी भाई की तरह कानून के पकड़ से दूर रहेंगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चाहता है, आप कुछ बोलिए, हसीना जी।
जी भाई।